हमने लास्ट टाइम जो लॉकडाउन से पहले थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, उसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं, और अगर हमारा सिस्टम इन तीनों इक्विलिब्रियम्स को अचीव कर ले तो फिर हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और फिर हमारी जो भी मेजरमेंट है ना, हम जब सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है उस वक़्त हम जो है ना वो मेजरमेंट करते हैं। और मेजरमेंट में जो हम चीज़ें जो वेरिएबल्स हम मेजर करते हैं उनको फंक्शन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होते हैं। और ऐसी इक्वेशंस जो कि इन वेरिएबल्स को के कम्बिनेशन से बनी है उनको इक्वेशंस ऑफ स्टेट कहते हैं। ये फंक्शंस ऑफ स्टेट हैं और ये इनके कम्बिनेशन से बनने वाली इक्वेशंस ऑफ स्टेट्स होती हैं। और फिर आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट आपने अक्सर देखी है, ये PV इज इक्वल टू nRT। इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट है, T जो सा था उसका टेम्परेचर होता है। और याद रखें ये जो टेम्परेचर हम थर्मोडायनामिक फार्मूलाज के अंदर यूज़ कर रहे हैं ये केल्विन में होता है, ठीक है। और N जो से थे उसके नंबर ऑफ मोल्स थे। और फिर उसके बाद हमने स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी देखा था, जो कि अगर किसी सर्टेन मास m को हीट आप dq दे रहे हैं तो उसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीज होगा, dt जो है। अगर आपका मास 1 यूनिट के इक्वल है तो स्पेसिफिक हीट सिंपली जो है dq और dt की रेशो हो जाती है। और कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हम स्पेसिफिक हीट लेते हैं उसको Cp और Cv कहते हैं। इन दोनों आइडियल गैसेस के लिए ये Cp और Cv का डिफरेंस ये गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है, और उसकी जो रेशो होती है उसको हम गैमा से डिनोट करते हैं। ये आइडियल गैस कांस्टेंट R की बजाय हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। R इज प्रोडक्ट ऑफ Kb एंड Na। इसके बाद हमने थर्मोडायनामिक्स के लॉज पढ़े थे। जीरोथ लॉ कहता है कि अगर एक बॉडी ए बी के साथ एक बॉडी ए का टेम्परेचर बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, सॉरी, बॉडी ए और बी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, और बॉडी ए का सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें से कुछ हीट से बॉडी या सिस्टम काम करता है जो कि PdV के इक्वल होता है, और बाकी जो हीट होती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा करती है। तो ये dW जो है वो PdV है। तो हमारी चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होता है कि हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। सेकेंड लॉ जो है ना उसकी 3 डिफरेंट डेफिनेशंस इधर मैंने स्टेट किए। मेरे ख्याल में एक तो और भी थी शायद क्लॉसियस वाली, लेकिन वो मैंने स्किप कर दी है। पहला जो डेफिनेशन है जो कि इंजन बनाने के लिए भी इसी डेफिनेशन की मदद से इंजन का प्रिंसिपल बना था। इसमें यह है कि आपके पास 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बॉडी होनी चाहिए, तो टेम्परेचर डिफरेंस मैटर करता है। एक बॉडी के टेम्परेचर को हम हॉट कहेंगे और दूसरे के टेम्परेचर को कोल्ड। तो हॉट बॉडी से QH हीट ली, उससे कुछ काम किया, और बाकी जो हीट थी वो कोल्ड बॉडी को रिटर्न कर दी कि एट QC पे ना। तो अब वर्क डन क्या होगा, वो डिफरेंस होगा QH और QC का। तो ये W से उसको हम डिनोट करेंगे। तो एफिशिएंसी ऐसे सिस्टम की क्या होगी, उसको ईटा से डिनोट करेंगे, और W जो कि हमने वर्क किया है डिवाइडेड बाय जो हीट हमने एक्सट्रैक्ट की थी जो कि QH है। लेकिन वर्क डन जो है वो तो डिफरेंस है QH और QC का, और इसकी जब रेशो हम लेते हैं QH के साथ तो वो 1 माइनस रेशो ऑफ हीट रिटर्न टू कोल्ड बॉडी डिवाइडेड बाय हीट टेकन फ्रॉम द हॉट बॉडी है। और क्योंकि ये जो हीट हमने कोल्ड बॉडी को रिटर्न की है वो पार्ट थी जो कि हमने हॉट बॉडी से हीट ली थी, तो इसका मतलब है ये ऊपर वाली टर्म छोटी है और जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो बड़ी होगी, तो इसलिए ये वाला नंबर लेस देन 1 होगा।
तो ये 1 माइनस दिस नंबर विल बी आल्सो लेस देन 1. सो एफिशिएंसी ऑफ आइडियल इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1. हम कभी भी 1 की एफिशिएंसी अचीव नहीं कर सकते यूजिंग हीट. हीट के जरिए अगर हम कोई इंजन बनाना चाहेंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो डिपेंड कर रही होगी कि कोल्ड और हॉट बॉडी के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है. डिफरेंस मैटर करता है. और दूसरी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि it is not possible for heat to flow from colder body to warmer body without any work. ठीक है, तो इसमें आप पॉइंट नोट कर लें, विदाउट एनी वर्क नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम कोई वर्क करें तो हम ये कर सकते हैं कि हम वार्मर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ हीट ले जा सकते हैं इन जनरल, या बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि हीट फ्लो करती है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ. अगर हम कोई हॉट और कोल्ड बॉडी को कांटेक्ट में रखते हैं तो विद टाइम जो होगा हॉटर बॉडी से हीट फ्लो करेगी कोल्डर बॉडी में, और दोनों का टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम जो है ना वो मिडल में कहीं आके वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी. सो अगर हम चाहते हैं कि दो बॉडीज जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे है उनका टेम्परेचर मेंटेन रखा जाए तो हमें वर्क करना पड़ेगा. वर्क करने के लिए हम कोल्ड बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट करके वापस हॉट बॉडी में डाल सकते हैं. जो हमारे एयर कंडीशंस और जो फ्रिज होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं. फ्रिज के अंदर पहले से ही कूल होता है लेकिन बिजली के जरिए वर्क होता है, और वर्क जो है ना वो उस सिस्टम में से फ्रिज के अंदर से हीट एक्सट्रैक्ट करता है और बाहर जो है ना वो बाहर के एनवायरनमेंट में डाल देता है. आप अक्सर देखेंगे कि फ्रिज के पीछे वाला पार्ट ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि वही वो फ्रिज के अंदर से जो हीट है वो बाहर सिस्टम जो है ना निकाल रहा होता है. वो जो पाइप्स हैं उनके थ्रू हीट बाहर जा रही होती है. यही चीज़ एयर कंडीशन में भी है. जिस कमरे में एयर कंडीशन लगा होता है उसके बाहर आप, या जहाँ एयर कंडीशन कमरे के जहाँ बाहर है वहाँ आप देखेंगे तो फील करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि वो कमरे से हीट निकाल के बाहर डाल रहे होते हैं. ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हो रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रही होती है. तीसरी डेफिनेशन जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो कहती है कि सिक्लिक प्रोसेसेस में एंट्रोपी या तो इंक्रीज होती है या सेम रहती है. तो इसका मतलब है एंट्रोपी को अगर एस से डिनोट किया जाए तो चेंज इन एंट्रोपी या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर इक्वल टू जीरो का. लेस देन जीरो कभी भी नहीं होगा. आपकी एंट्रोपी डिक्रीज कभी नहीं होती. चेंज इन एंट्रोपी जो है ना उसको हम एज अ रेशो भी लिख सकते हैं सिस्टम को जो हम हीट दे रहे हैं और सिस्टम का जो टेम्परेचर है. तो इधर से हमारे पास ये आ जाता है कि जो सिस्टम की हीट है उसको हम एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हैं TDS की. तो इसको यूज़ करते हुए हमारा फर्स्ट लॉ जो है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो बन जाएगा TDS माइनस PdV. और ये वाली डेफिनेशन हम आगे कई जगहों पे यूज़ करेंगे. फिर हमने थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स पढ़े थे. थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स डिटरमिन करते हैं कि अगर कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स या केमिकल्स को हमने मिक्स किया है तो उनके रिएक्शन से कोई नया कंपाउंड बनेगा कि नहीं. जिस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में होता था ना कि सिस्टम लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना पसंद करता था, बिल्कुल ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में भी जो हमारे सिस्टम है वो लोअर पोटेंशियल्स की तरफ जाना पसंद करते हैं. हमारे पास 4 डिफरेंट तरह के पोटेंशियल्स हैं थर्मोडायनेमिक्स में. एक इंटरनल एनर्जी है. इंटरनल एनर्जी जो सी थी ना वो यू से हम डिनोट करते हैं. तो गैसेस के लिए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय CV और टेम्परेचर होता है, और सॉलिड्स के लिए मास और स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर के इक्वल होती है. और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें मैंने ये एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दी है. इस एक्स्ट्रा टर्म को पहले इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि अक्सर इसमें आप देख सकते हैं ये DN की टर्म है, चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी केमिकल रिएक्शन जिनका हो रहा है ना एलिमेंट्स का, उसका नंबर है. तो यूजुअली जो सा हमारा नंबर जो सा था ना जिन सिस्टम्स को हम स्टडी कर रहे थे उसके लिए अक्सर हमारा जो आइडियल गैसेस में केमिकल रिएक्शन नहीं होता, तो उस केस में हम DN को 0 ही लेते थे क्योंकि नंबर चेंज नहीं हो रहा था. लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होंगे तो एक टाइप की स्पीसीज का नंबर चेंज होगा
और फिर वो एक डिफरेंट टाइप की स्पीशीज बन जाएगी कि आपको पता है ना, डिफरेंट केमिकल्स मिलके नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो नए कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल्स सॉरी जो हैं एटम्स बढ़ रहे होंगे, सॉरी उसके जो एंटिटीज होंगी वो बढ़ रही होंगी, लेकिन जो पहले इनिशियल स्टेट में जो केमिकल्स पाए जा रहे थे उसका नंबर कम हो रहा होगा। तो इसलिए ये वाला जो है ये सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के लिए ये वाली टर्म पाई जाती है। अगर सिर्फ जो नॉन इंटरैक्टिंग मटेरियल्स होंगे उसके लिए ये टर्म जीरो होगी, क्योंकि डीएन जीरो होगा। तो इसलिए ये टर्म लिखिए, इसमें म्यू जो है वो हमारा केमिकल पोटेंशियल है, और केमिकल पोटेंशियल अब क्योंकि यू में है, और आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि यू में अगर पीवी की प्रोडक्ट ऐड करें तो एंथैल्पी बन जाती है, टीएस की प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करें तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बन जाती है, और यू में अगर आप पीवी ऐड करें और टीएस सब्ट्रैक्ट करें तो गिब्स फ्री एनर्जी बन जाती है। तो इसका मतलब है ये सारे एफ एच जी में भी ये वाली टर्म आएगी। तो म्यू की डेफिनेशन भी मैं आगे ये इधर मैंने लेफ्ट पे लिखी है, ये यानी कि चारों डिफरेंट इन पोटेंशियल से हम हासिल कर सकते हैं। एंथैल्पी जो सी है वही एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी है। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस वो होते थे जिसमें कि हमारी हीट एमिट होती थी, और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो रिएक्शंस होते हैं। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, और गिब्स फ्री एनर्जी जो सी है वो इसको एच माइनस टी एस भी लिख सकते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी हमें ये बताती है कि अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल लेस देन जीरो होगा तो ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो ऐसा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है केमिकल्स मिलके जो नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो जो कंपाउंड बन रहा है वो डिसोसिएट होकर फिर से केमिकल्स भी उसी रेट से बना रहा है। तो दोनों जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है वो इक्विलिब्रियम में पाई जाती हैं। इसको अच्छा, ये गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी का अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप देखेंगे कि अगर डी जी लेस देन जीरो है तो यहाँ पे डी जी जो होगा डी एच माइनस टी और एस के चेंजेस का प्रोडक्ट होगा। तो अगर डी एच भी लेस देन जीरो है तो ऐसा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन सम केसेस में क्या है कि हमारे एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं, कि यानी पहले ही आउटर सिस्टम में ऑलरेडी हीट है तो एक्सोथर्मिक जो है ना वो हॉटर टेम्परेचर में भी कर सकते हैं। इसी तरह एंडोथर्मिक जो कि हीट एब्जॉर्ब करते हैं वो लोअर टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग के आपके टेम्परेचर और एंट्रोपी की प्रोडक्ट कैसी है। चलें अब केमिकल पोटेंशियल को देख लेते हैं। तो अगर मैं यू को डिफ्रेंशिएट करूं तो इसमें आपको पता है वी और एस वेरिएबल है, तो इसका मतलब है अगर मैं एस और वी को कांस्टेंट रखूं, उसको वेरी ना होने दूं, तो ये डिफ्रेंशिएशन डी यू की जो है ना वो मुझे डी यू बाई डी एन जो है ना वो म्यू दे देगा। तो यहाँ से म्यू की जो डेफिनेशन यू की केस में आती है, पार्शियल यू और पार्शियल एन कीपिंग एस एंड वी कांस्टेंट। इसी तरह की डेफिनेशन जब हम एच एफ और डी से निकालेंगे तो एच के केस में एंट्रोपी और प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और जी के लिए टेम्परेचर और प्रेशर। आपको पता है एंट्रोपी को कंट्रोल करना ज़रा डिफिकल्ट है, प्रेशर वॉल्यूम्स और टेम्परेचर को कंट्रोल करना इजी होता है हमारे पास जो सिस्टम होता है उसमें। तो इसलिए जो केमिकल पोटेंशियल की जो डेफिनेशन जो ज़्यादा जो सा मोर लाइकली टू बी यूज्ड है वो जो यूजिंग गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आप कंट्रोलेबल चीज़ों के साथ जो है ना वो काम कर सकते हैं। ये म्यू की एक और डेफिनेशन ये भी है जिसमें ये टी डी एस जो है आपको पता ना डी क्यू है, ये हीट गिवन टू द सिस्टम है, और हीट गिवन टू द सिस्टम जो सी होती है वो इंटरनल एनर्जी में इजाफा करती है और उस पर वर्क डन करती है, और वर्क डन जो सा था वो पी डी वी था। तो वी को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो फिर जो है मैंने इंटरनल एनर्जी को भी कांस्टेंट कर दिया, तो ये यहाँ से जो है ना आ, ये यू वाली डेफिनेशन से ही ये वाली डेफिनेशन भी आती है कि म्यू को हम एज अ टी डी एस
कि प्रोडक्ट और उसकी रेशो पार्शियल एन से भी लेके रख सकते हैं, या पार्शियल एस ओवर पार्शियल एन वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं। इससे आगे जो उनसे है ना, यही फार्मूला जो उनसे पीछे मैंने लिखे हैं उन्हीं को थोड़ा सा रिवाइज किया है। केमिकल पोटेंशियल जो उनसे है वो हमारा वही म्यू इज इक्वल टू माइनस टी पार्शियल एस ओवर पार्शियल एन है। इंटरनल एनर्जी जो हम यूज करते आ रहे हैं, फिर से दोबारा उसी पे आ जाते हैं कि एन को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये टीडीएस और पीडीवी है। लेकिन डिफरेंशियल, ये डी यू टोटल डिफरेंशियल है, इसको एज अ सम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल्स भी लिखा जा सकता है, तो वो मैंने इसको एज अ सम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल्स लिखा और डीएस वाली टर्म को डीएस से कंपेयर किया और डीवी वाली टर्म को डीवी से कंपेयर किया, तो मेरे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल्स की वैल्यू आ गई हैं। अब लेकिन आपको पता है कि किसी ये जो हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं, इसको अगर मैं, ये एस और वी पे डिपेंड कर रहा है, एस और वी इसमें वेरिएबल है, तो इसको मैं एस के लिहाज से पहले डिफ्रेंशिएट करूँ या वी के लिहाज से, और यहाँ पे मैंने ऑर्डर चेंज कर लिया, तो ये दोनों रिजल्ट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पार्शियल यू ओवर पार्शियल एस की वैल्यू लगा दी, तो यहाँ पे पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी की वैल्यू लगा दी, तो ये मेरे पास ये वाला रिजल्ट आया है। अब ऑफ कोर्स इसमें ये जो मैंने कांस्टेंट्स एंड पे लगाया ना, ये मैंने इधर से देख के है कि राइट साइड पे एस के लिहाज से वेरिएशन है, तो इसलिए लेफ्ट साइड वाली टर्म पे एस मैंने कांस्टेंट कर दिया, और लेफ्ट साइड पे वी के लिहाज से वेरिएशन है, तो राइट साइड पे मैंने वी को कांस्टेंट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह के रिलेशन जब हम बाकी अपनी पोटेंशियल्स को करेंगे ना, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, तो इसी तरह के रिलेशन आपके पास ये निकलते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारे पास 4 डिफरेंट रिलेशंस हैं। इन चारों डिफरेंट रिलेशंस को मैंने समरी में लिख दिया है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो एक्चुअली ये एक ही रिलेशन की डिफरेंट वेरिएशन है। ये जो हमारा सबसे पहला रिलेशन था ना, पार्शियल टी ओवर पार्शियल बी at s constant is equal to minus partial p over partial s keeping v constant, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन, ये जो दोनों ब्लू में है ना, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब आप समझिए कि इसका इन्वर्स ले लिया, लेफ्ट साइड का भी इन्वर्स ले लिया और राइट साइड का भी इन्वर्स ले लिया, तो ये मेरे पास ये दूसरी वाली ब्लू टर्म आ जाती है। बस अब आपने फर्क चीज़ ये याद रखनी है कि जिस लिहाज से डिफ्रेंशिएशन हो रही है, अब क्योंकि जो डिनोमिनेटर में चीज़ होती है उसके लिहाज से डिफ्रेंशिएशन हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे p और t के लिहाज से डिफ्रेंशिएशन है, लेफ्ट साइड पे t के लिहाज से डिफ्रेंशिएशन है, तो इसलिए राइट साइड वाली टर्म को मैंने t कांस्टेंट रख के कैलकुलेट किया। राइट साइड पे p के लिहाज से डिफ्रेंशिएशन है, तो लेफ्ट साइड पे मैंने p को कांस्टेंट कर दिया। बाकी जो 2 ब्लैक टर्म्स है, ये इसमें आप देखें ये p और v को यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया गया है, और बाकी 2 टर्म पार्शियल टी और पार्शियल एस अपनी जगह पे हैं, तो p और v को एक्सचेंज किया, तो आई थिंक वो माइनस को भी इफेक्ट कर, इसने एक माइनस टर्म भी ले आया होगा। ये तो हम याद रखने के लिए एक टर्मिनोलॉजी ही मैं आपको बता रही हूँ। तो अब वही अगेन आपने ये ध्यान रखना है कि नीचे किस लिहाज से चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, उन्हीं को आप कांस्टेंट कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं। और ये जो दूसरी ब्लैक टर्म है वो इस टर्म का रेसिप्रोकल है। तो ये एक्चुअली एक ही फार्मूले की जितनी पॉसिबल वेरिएशन हो सकती थी ना, वो इधर कर दी गई हैं। तो ये वाले फार्मूला, यानी आपने एक्चुअली एक ही फार्मूला याद रखना है और फिर उसकी वेरिएशन आप बाद में बना सकते हैं।